Suprabhat, my dear students, welcome to UPS Academy created by my Gayatri Science classes। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे परिवार के सारे सदस्यों के साथ। तो वो आप पिछले क्लास में जो है कल वाला जो वीडियो है उसमें मैंने स्टार्ट किया था आपका सिलेबस का बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से ना, जिसमें फर्स्ट लेक्चर आप लोग आज प्रीमियर में देखे भी होंगे ना। अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है बुक को आगे बढ़ाते हुए आपको और नई नई जानकारियाँ जो है आपको हम आज देंगे, ठीक है, जिसमें वैसी वैसी जानकारियाँ आपको मिलेगी जो बिहार बोर्ड में जो है 5 मार्क्स ना, 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स 2 अंक का ना, 1 मार्क मतलब ऑब्जेक्टिव में, तीनों टाइप से जो है आपको कभी 15 नंबर का, कभी 12, कभी 10 ना, लेकिन इसको हर साल जो है सेटिंग होता है ना। तो आज देखिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, देखिए लिखा हुआ कि What are the major elements of a drama? अब देखिए इस क्वेश्चन को हुआ कि व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ ए ड्रामा। ड्रामा मीन्स नाटक, ठीक है, प्ले जिसको कहते हैं, जिस पर फिल्म बनाई जाती है, पर्दे पर उतारा जाता है, नॉवेल को भी ना। मेजर मतलब प्रमुख, एलिमेंट्स मतलब तत्व ना, यानी इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि नाटक का जो है मुख्य जो तत्व है, प्रमुख मेजर जो एलिमेंट्स हैं ना, वो क्या है। तो इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से, इसका आंसर समझने से पहले ये समझिए, हम एक फ़िल्म का उदाहरण दे के आपको समझाते हैं कि मान लीजिए एक फ़िल्म है, ठीक है, जो आप लोग देखते भी होंगे, उसमें क्या क्या जो एलिमेंट्स ज़रूरी है ना। फिल्म का आप समझ जाइएगा तो ड्रामा का भी समझ जाएगा, वो ड्रामा पे ही तो फिल्म बनती है ना। अब जैसे मान लीजिए कि पहले चाहिए हमें एक फ़िल्म या एक ड्रामा के लिए प्लॉट। अब प्लॉट देखिए ऐसे समझिए, जैसे फिल्म देखते होंगे तो किसी भी घटना को मतलब सिलसिलेवार जो है उसको दिखाया जाता है। जैसे हीरो है, उसका बचपन से शुरुआत होती है ना, फिर जवानी ना, फिर हीरोइन के साथ लव जो भी हो ना, फिर शादी, या जो उसके बाद जो डिस्टर्बेंस होगा उसको चीरते फाड़ते हुए आगे तक पहुँचता है, लास्ट में जो है एक हैप्पी एंडिंग होती है जिसको हम लोग क्लाइमैक्स कहते हैं ना। तो ऐसे जो सिलसिलेवार ढंग से जो दिखाई जाती है ना, दैट्स कॉल्ड प्लॉट ना, इसको प्लॉट कहते हैं। अब देखिए थीम क्या होता है। मान लीजिए कोई फिल्म होता है देशभक्ति पर आधारित ना, आप बैनर देख के ही समझ जाइएगा, तिरंगा झंडा है ना, आर्मी का जो है वो यूनिफॉर्म है, समझ जाइएगा, लगता है क्या कि देशभक्ति पर आधारित फिल्म है ना। लव पे आधारित है ना, या आतंकवाद पे आधारित है, यानी हर जो है थीम जो है फिल्म का अलग अलग होता है, विषय वस्तु ना, तो उसको थीम कहते हैं। ये भी ज़रूरी है ड्रामा के लिए, एक फ़िल्म के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टर, ठीक है। अब देखिए किसी भी फिल्म में जो है आपको हीरो चाहिए, हीरोइन चाहिए ना, विलेन चाहिए ना, उसके माँ बाप हैं, या ऐसे समझिए कुछ मेजर होते हैं कैरेक्टर, कुछ माइनर होते हैं। अब उसमें कोई नारियल अगर बेच रहा है फिल्म में ठेले वाले पे ना, तो वो माइनर कैरेक्टर हुआ, 1-2 सीन हुआ ख़त्म ना। तो मेजर जो होता है हीरो हीरोइन, उसका परिवार, विलेन ना, ये जो है मेजर माना जाता है। तो कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहिए म्यूजिक। अब देखिए संगीत ज़रूरी है ना। आप देखिएगा इंग्लिश ड्रामा में भी, चाहे हिंदुस्तानी ही क्यों ना हो, जैसे हमारे भरत मुनि थे, भरतनाट्यम ना, उन्होंने ही ड्रामा को बहुत कुछ लिखा ना। तो देखिएगा उसका बैकग्राउंड, जैसे स्टेज पे जो ड्रामा ना उसको प्ले जो किया जाता है तो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है ना। तो म्यूजिक जो है, अब जैसे फिल्म देखते हैं तो उसमें गीत ज़रूरी है, हर 10 मिनट 15 मिनट बाद जो है एक गीत आती है ना, तो ये म्यूजिक ज़रूरी है। उसके बाद डायलॉग,
कोई भी फिल्म जो है एक दो ऐसे डायलॉग हो जो फिल्म हिट हो जाती है, तो ड्रामा में उसको डायलॉग की भी अहमियत होती है ना। अब डायलॉग आप लोग समझते होंगे, कथन, जैसे हमारे बॉलीवुड में हिंदी फिल्म में जो है कादर खान साहब जो हैं वो नंबर 1 जो है डायलॉगिस्ट थे ना, अपना लिखते थे खुद ना और देते भी थे दमदार डायलॉग ना। उसके बाद स्पेक्टेकल्स चाहिए ना, स्पेक्टेकल्स मीन्स श्रोता, दर्शक जिसको कहते हैं, दर्शक ना। अब देखिए ड्रामा चल रहा है, दिखाई दे रहा है स्टेज पे, दर्शक है ही नहीं, तो उससे क्या फ़ायदा। इसलिए ड्रामा का एलिमेंट्स स्पेक्टेकल्स भी है और स्टेज यानी मंच चाहिए ड्रामा खेलने के लिए ना। तो ये जो मैंने चर्चा की है ना, ये सारे जो है एक ड्रामा का मेजर एलिमेंट्स होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन आपका है, ये बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है 2018 में कि व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ ए ड्रामा, यानी नाटक का जो है, ड्रामा का ना, या ड्रामा के जब आपको प्ले भी रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही अर्थ होता है नाटक के का प्रमुख जो है तत्व क्या क्या है ना, क्या है। तो उसमें देखिए आप बस दिमाग में रखिएगा, जैसे आपको दिमाग में रखना है, पहले आपको चाहिए प्लॉट, ड्रामा का एलिमेंट है ना। उसके बाद चाहिए थीम ना। उसके बाद आपको स्टेज ज़रूरी है, तभी तो ड्रामा उस पर जो है प्ले होगा ना। उसके बाद स्पेक्टेकल्स ना। उसके बाद है म्यूजिक, उसके बाद है कैरेक्टर्स, उसके बाद है डायलॉग, उसके बाद है आपका फिल्म का हैप्पी एंडिंग भी होना चाहिए, चाहे वो कॉमिक हो या ट्रेजेडी, क्लाइमैक्स ना। आप देखिए आपको 4-5 ही लिखिएगा तो काफ़ी है, मैंने 8 आपको बता दिया कि ड्रामा का जो है मेजर एलिमेंट्स में आपका आता है प्लॉट ना, जिसको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से जो है घटना को दिखाया जाता है, घटना का जो ना सीरियल बाय सीरियल दिखाया जाता है वो प्लॉट हुआ। थीम हुआ विषय वस्तु, फिल्म का विषय वस्तु क्या है ड्रामा का ना, वो लव पे आधारित है, आतंकवाद पे आधारित है, देशभक्ति पे आधारित है, किस पे आधारित है। स्टेज चाहिए, रंगमंच चाहिए ड्रामा खेलने के लिए। स्पेक्टेकल्स, दर्शक चाहिए, दर्शक रहेगा तब तो होगा ड्रामा ना, देखिएगा सब। म्यूजिक, संगीत है ज़रूरी है। कैरेक्टर्स, अब अभिनेता ज़रूरी है, ये हीरो हीरोइन ना, उसके विलन है, उसके परिवार है, ये सब कैरेक्टर्स जो है ज़रूरी है। डायलॉग चाहिए, कथन ना, और क्लाइमैक्स चाहिए, अंतिम जो शीर्ष बिंदु होता है फिल्म का, अंत जो होता है वो क्लाइमैक्स चाहिए। तो आप इसको, इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर द फॉलोइंग ना एलिमेंट्स ऑफ ए ड्रामा। देयर आर, चलिए इसको लिख लीजिए, जैसे लिखिएगा देयर आर ना, देयर आर द फॉलोइंग there are the following major elements of a drama। यानी इसको कह सकते हैं कि निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित प्रमुख जो तत्व हैं ना वो ड्रामा के हैं ना। तो आंसर शुरू कीजिएगा, देयर आर द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट्स, यानी निम्नलिखित जो है आपका ड्रामा का जो है प्रमुख एलिमेंट्स है, और ये 8 जो है आपको लिख देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तैयार ना। बस एक बार और समझ लीजिए कि ड्रामा का जो है प्ले का, ठीक है, हम आपको फिल्म का उदाहरण दे के समझा दिए ना, बस उसका एलिमेंट्स जो है यानी एक फिल्म के लिए क्या क्या ज़रूरी है ड्रामा का ना, ये सब पॉइंट्स जो है आपको दिमाग में रखना है। प्लॉट, थीम, स्टेज, स्पेक्टेकल्स, म्यूजिक, कैरेक्टर्स, डायलॉग और क्लाइमैक्स, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाक से। दे दिए। चलिए अब हम आपको वो बताएंगे, हर एक साल जो है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से एक क्वेश्चन फादर का ज़रूर पूछता है ना, कि
नॉवेल, ड्रामा, ऐसे, पोइट्री ना, इसका फादर कौन है। हर एक साल पर्स जो है ईयर आप क्वेश्चन जाके देख सकते हैं ना। इस बार नॉवेल का पूछा था, पिछले साल ना, मतलब हर साल जो है एक फादर का जो है। आज हम आपको पूरा फादर बता देते हैं कौन किसका फादर है। तो देखिए टॉपिक आपका रहेगा फादर्स। अब यहाँ फादर्स मतलब समझिए इसको जनक कहिए ना, जो जननी होते हैं ना, पिता जनक। अब जैसे मान लीजिए कि आपको रहेगा कि हु इज रिगार्डेड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश यानी आपको ऑब्जेक्टिव में से पूछा जाता है कि हु इज रिगार्डेड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री या इंग्लिश लिटरेचर या सीधे इंग्लिश ना, यानी अंग्रेजी कविता जो है, काव्य, अंग्रेजी साहित्य या सीधे अंग्रेजी का फादर यानी जनक कौन है, किन्हें सम्मानित किया जाता है, रिगार्डेड किया जाता है ना। तो एक बात याद रखिएगा, तीनों का जो है पोइट्री का, लिटरेचर का, सीधे इंग्लिश का, आपका ऑप्शन में जॉफरी चौसर मिले तो वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा जॉफरी चौसर, जॉफरी चौसर। ठीक है, 4 ऑप्शन जो सेट किया जाएगा उसमें एक रहेगा जॉफरी चौसर, तो उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए हम बारी बारी सबका बता देते हैं। अब चलते हैं हम इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, अब चलिए, अब आपको रहेगा कि हु इज रिगार्डेड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, यानी अंग्रेजी नाटक, ड्रामा मतलब नाटक का जनक कौन है। ठीक है, चलिए सीधे उसका नाम याद रखिएगा, कॉपी में नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा। ड्रामा का जो फादर है उसका नाम है क्रिस्टोफर, ठीक है, मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो या शॉर्ट में सी मार्लो ना। अब देखिए इंग्लिश नॉवेल, देखिए इसको 2 साल पूछा है लगातार ना। इंग्लिश जो उपन्यास है, नॉवेल ना, इसके जनक कौन है, फादर कौन है। ठीक है, तो इंग्लिश नॉवेल का याद रखिएगा हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग, ठीक है, एच फील्डिंग। चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश एसे, यानी अंग्रेजी ऐसे मतलब निबंध, इंग्लिश जो निबंध है उसके जनक कौन है, फादर कौन है। तो उसमें नाम याद रखिएगा फ्रांसिस बैकन। ठीक है, उसके बाद देखिए इटालियन सोनेट और उसके बाद आया इंग्लिश सोनेट। अब दोनों पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सोनेट जो है आपको पढ़ाए होंगे, सोनेट 14 लाइन का होता है कविता ना, जिसमें शुरुआत जो है वो इटली से ही हुआ था, पेट्रार्क नाम का जो है व्यक्ति किया था, लेकिन बाद में जो है उसको सुधार करके नया इंग्लिश सोनेट आया, जिसको जो है शेक्सपियर ने जो है जन्म दिया। ठीक है, तो इटालियन सोनेट में 14 लाइन होते हैं, लेकिन उसमें पहला 8 लाइन होता है जिसको ऑक्टेव कहते हैं, लास्ट 6 लाइन उसको सेस्टेट कहते हैं ना। जिसमें इंग्लिश सोनेट में क्या किया, जो शेक्सपियर हैं, विलियम शेक्सपियर, उन्होंने क्या किया, 3 जो है क्वाट्रेंस को लाया, 3 गो 4-4 लाइन, चतुष्पद ना, 4-4 लाइन, और एक कॉपलेट लाया 2 लाइन का ना। यानी इटालियन में 8 लाइन 6 लाइन है, लेकिन इंग्लिश सोनेट में क्या है, 3-4-4 लाइन है, 4 12 और एक है 2 लाइन 14 ना। तो ऐसे है, तो ये दोनों में अंतर है। तो इटालियन सोनेट का फादर जो है, इसका नाम याद रखिएगा पेट्रार्क,
पेट्रार्क, ठीक है। और इंग्लिश सोनेट में याद रखिएगा W शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर। अब आ जाइए, ओड का फादर कौन है ना। ओड हम आपको पढ़ाए थे, ओड टू ऑटम कविता इंटर में 12th क्लास में ना। ओड में जैसे मैंने आपको बताया था कि ओड में जो है कवि अपने मन की जो भावना है, फीलिंग्स ना, आदमी को नहीं कहता है, नेचुरल थिंग्स को कहता है। पेड़ को कहेगा, पक्षी को कहेगा, जानवर को कहेगा, पहाड़ को कहेगा ना, बुलबुल कहेगा, लेकिन आदमी को नहीं कहता है ना। तो वो दैट्स कॉल्ड ओड कहते हैं ना। तो ओड जो है इसके जन्मदाता जो है उसका नाम है पिंडर, ठीक है। इसको पिंडर कहते हैं। चलिए अब देखिए 7 जो है मैंने आपको फादर्स लिखा है, ठीक है। ये 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। फादर तो हर साल जो है ना, आप जाके क्वेश्चन जाके देख लीजिए, हर साल एक फादर जो है ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा या याद कर लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम के समय जो है आप देख के जाइएगा इंग्लिश एग्ज़ाम से पहले कि इंग्लिश पोइट्री, ठीक है, अंग्रेजी कविता जो है, लिटरेचर साहित्य या इंग्लिश, इसके फादर जब भी पूछे जाए तो जॉफरी चौसर का नाम लिखिएगा, ठीक है। इंग्लिश ड्रामा अगर फादर पूछा जाए, ठीक है, तो उसमें क्रिस्टोफर मार्लो का नाम लीजिएगा। इंग्लिश नॉवेल अंग्रेजी उपन्यास के फादर द हेनरी फील्डिंग। इंग्लिश ऐसे अंग्रेजी निबंध का नाम फादर तो फ्रांसिस बैकन। इटालियन सोनेट में पेट्रार्क, इंग्लिश सोनेट में विलियम शेक्सपियर और ओड में पिंडर, ठीक है। तो आई होप आप लोग फादर को जो है आप मिस नहीं कीजिएगा एग्जाम में, इसका क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, 1 नंबर ज़रूर पैकअप हो जाएगा आपका ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फादर्स, हेडलिंग फादर दे दीजिएगा और नोट कर लीजिए। तो चलिए बुआ, अब जो है आपका अगला टॉपिक जो होगा, देखिए, नेम आउट एनी 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट्स, ठीक है। या ड्रामाटिस्ट के जगह पे आपको प्ले राइट अगर रहे तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये आपका 5 नंबर में जो है पूछता है, नेम आउट एनी 5, किन्हीं 5 का जो है आपको नाम लिखना है इंग्लिश ड्रामाटिस्ट्स यानी अंग्रेजी नाटककार का। बस आपको उसी का नाम लिखना है जिन्होंने नाटक लिखा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है 5 राइटर का नाम लिख के निकल जाता है, नहीं, ऐसी गलती मत कीजिए। सारे राइटर सब चीज़ नहीं लिखता है, कोई कविता ही सिर्फ स्पेशलिस्ट है, कोई ड्रामा का है, कोई नॉवेल का है, कोई ऐसे का है, ठीक है। तो जो ड्रामा लिखा है उसी का आपको नाम लिखना है, सबका नाम आप नहीं लिख सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। या ड्रामाटिस्ट को हम प्ले राइट भी कहते हैं, दोनों का अर्थ होगा नाटककार, ठीक है। तो आपको कभी कभी 5 पूछता है, कभी कभी 3, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन, 5 कहेगा तो 5 को लिख दीजिएगा, 3 कहेगा 3 लिख देना है, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में नाटककार में किनका नाम आता है। देखिए पहला नाम लिख दीजिएगा आप सी मार्लो, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो। 2 में लिख दीजिएगा जॉन लिली, स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, जॉर्ज पीले, थॉमस नासे, ठीक है। जॉर्ज पीले, थॉमस नासे, ठीक है। थॉमस कीड, रॉबर्ट ग्रीन,
विलियम शेक्सपियर। जीवी शॉ। देखिए आपको 5 ही पूछा गया है, 5 ही पूछता है या 3, ठीक है। मैंने 8 लिख दिया है आपको, ठीक है, जानकारी के लिए अच्छा रहेगा आपको ना, कभी भूल जाएगा 1-2 तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। सी मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, जॉर्ज पीले, थॉमस नासे, थॉमस कीड, रॉबर्ट ग्रीन, डब्ल्यू शेक्सपियर, जीवी शॉ। ये शुद्ध जो है ड्रामाटिस्ट है, इंग्लिश के शुद्ध ड्रामाटिस्ट, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखिएगा, कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अब इसी में से देखिए एक क्वेश्चन हम और आपको निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन रहे कि नेम आउट द यूनिवर्सिटी विट्स, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यूनिवर्सिटी विट्स का नाम लिखें, तो पहले समझिए कि ये यूनिवर्सिटी विट्स होता क्या है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय, ठीक है, और विट्स का मतलब होता है बुद्धिजीवी, विद्वान लोग, ठीक है, यानी विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग, ठीक है। इसको ऐसे समझिए शॉर्ट में, ठीक है। हम लोग इसको पोस्ट ग्रेजुएशन एमए में बड़ा डिटेल में पढ़े थे, हम लोग लेक्चर सुनते थे, लेकिन इंटर में आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है। तो यूनिवर्सिटी विट्स को ऐसे जानकारी रखना है कि इंग्लैंड में जो है 2 यूनिवर्सिटी थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दोनों शहर के नाम पे है। ऑक्सफोर्ड शायर जगह है ना, जैसे हमारे पटना है तो पटना यूनिवर्सिटी, उसी तरह इंग्लैंड में जो है एक ऑक्सफोर्ड शहर, 2 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, 2 यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थे, तो अभी भी है। तो उसमें क्या था कि 50 नंबर का जो है एमए में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ड्रामा विषय जो है कंपलसरी था, सबको पढ़ना था, ठीक है। और उस 50 नंबर कंपलसरी ड्रामा विषय में जो अच्छे नंबर लाते थे, ठीक है, और अच्छा परफॉर्मेंस करते थे स्टेज पे, यानी अभी भी आप जाइए अगर इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो वो जो है स्टेज बना हुआ है बड़ा सा फील्ड में, इसके कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में, उसी पर जो है बहुत सारे जो है ये विद्वान लोग जो हैं, जो राइटर हैं अंग्रेजी के ड्रामाटिस्ट, स्टेज पे जो है परफॉर्मेंस करते थे ड्रामा, ठीक है। पहले तो ऑडियो वीडियो ये सब था नहीं ना, तो स्टेज पे ही परफॉर्मेंस होता था ड्रामा का। बहुत सारे लोग जाते थे, टिकट कटा के जो है बैठ के देखते थे, ठीक है। हाई लेवल, हाई क्लास के लोग आगे बैठते थे कुर्सी पर, उसके बाद नीचे जो पीछे ना, जो थोड़ा लो लेवल के वो पीछे बैठते थे ना, जिसमें शेक्सपियर साहब भी जो है, शेक्सपियर साहब तो ड्रामाटिस्ट के साथ साथ एक्टर भी थे, वो अभिनय भी करते थे और लड़की का भी रोल करते थे। उस समय 16वीं सदी में जब एलिजाबेथ थी रानी ना, एलिजाबेथ फर्स्ट, तो उस समय लड़की उड़की का जो रोल होता था वो मर्द खुद करता था, ठीक है। अभी ना देखिए धड़ल्ले से जो है अच्छे अच्छे फैमिली से लड़कियां जो है स्टेज पे जा रही है, फिल्म में काम कर रही हैं, लेकिन पहले जो है वो लड़कियां जो है खास करके अच्छे परिवार वो फिल्म में जाने नहीं देता था ना, वो मर्द ही करते थे स्टेज पे लड़की का परफॉर्मेंस। तो यूनिवर्सिटी विट्स, अच्छा नंबर लाना, 50 नंबर का जो ड्रामा विषय था, और अच्छा परफॉर्मेंस करना स्टेज पे, ठीक है, उन्हीं लोगों को कहा गया यूनिवर्सिटी विट्स, यानी विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवी। तो उसमें किनका किनका नाम आता है वो आपको नाम सिर्फ बता देना है, बस आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसी में से कुछ ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, सब नहीं हैं, तो आप इसमें नाम याद रखिएगा। देखिए मार्लो साहब को लीजिए, सी मार्लो साहब को, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो जो अंग्रेजी ड्रामा का फादर भी कहा जाता है, अभी जस्ट आपको बताएं फादर में, ठीक है। अगर दुनिया अगर शेक्सपियर को जानती है, ठीक है, तो आप याद रखिए ना, शेक्सपियर का गुरु, शेक्सपियर का बाप अगर कोई था तो वो मार्लो था, लेकिन मार्लो के नाटक को नकल करते हुए आगे निकल गया था शेक्सपियर। शेक्सपियर 8वीं कक्षा पास था, शेक्सपियर 8वीं कक्षा पास था, लेकिन मार्लो पोस्ट ग्रेजुएट था, एमए था इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन इसकी हत्या हो गई थी ना बियर बार में, और कम उम्र में जो है ये मर गया था, ठीक है। इसलिए शेक्सपियर जो है आगे निकले, शेक्सपियर थोड़ा ज़्यादा दिन जिंदा रहा, ठीक है, तो शेक्सपियर आगे निकल गया, ठीक है। लेकिन ड्रामा का फादर जो है मार्लो ही है,
दुनिया आज मार्लो को कम जाने अलग बात है, लेकिन शेक्सपियर को पूरी दुनिया जानती है। तो सी मार्लो साहब थे यूनिवर्सिटी विट्स में, और ये फादर कहे जाते हैं। उसके बाद नाम आता है आपका लिली का, उसके बाद नाम आता है पीले का, उसके बाद नाम आता है आपका नासे का, उसके बाद नाम आपका आता है ग्रीन का। ठीक है, 5 हो गया। 6 में आ गया आपका किड साहब। ये 6 जो राइटर हैं, इन्हीं को कहा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स। आप कहिएगा सर और जो 3 गो है इसको आप काहे नहीं रखे, तो याद रखिए बउआ, ये लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लेकिन शेक्सपियर साहब यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। ठीक है, इसलिए शेक्सपियर को हम इसमें नहीं रख सकते हैं। शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आता है। ठीक है, शेक्सपियर 8वीं कक्षा पास था, बहुत कम पढ़ा लिखा, लेकिन गॉड गिफ्टेड था। ठीक है, कुछ लोग बॉर्न गिफ्टेड होते हैं, कुछ ग्रेट महान होती, कोई पैदा महान लेता है, कोई संघर्ष करके महान बनता है, कोई भगवान का जो है तोहफा लेके आता है ना। तो इस प्रकार हम गॉड गिफ्ट कह सकते हैं शेक्सपियर को। ठीक है, लेकिन मेहनत में ये सब थे, यूनिवर्सिटी के बुद्धिजीवी ये लोग थे। ठीक है, तो इन्हीं 6 का आपको नाम याद रखना है। ये 6 यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं। 6 का नाम लिख दीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, तो चलिए आप दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बुआ, अब अगला आपका क्वेश्चन देखिए क्या है कि नेम आउट any 3 English metaphysical poets। अब देखिए, अब इसको समझिए पहले कि क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं 3 जो है अंग्रेजी मेटाफिजिकल कवि का नाम लिखें। तो पहले वो आप समझो मेटाफिजिकल होता क्या है, और हम आपको ये ऑफलाइन क्लास में बताए हुए हैं। एक कविता पढ़ाए थे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन साहब का, तो हम बताए हुए हैं जॉन डन साहब ही मेटाफिजिकल पोइट्री के फादर हैं ना। मेटाफिजिकल 2 शब्द के मेल से बना है, मेटा जोर फिजिकल। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, बाहर, और फिजिकल मतलब भौतिक दुनिया, यानी भौतिक दुनिया से बाहर, आउट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वैसी चीज़ें जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, एग्जिस्ट है ना, उसी को मेटाफिजिकल कहते हैं। यानी वैसे कवि जो उन चीज़ों का वर्णन करता है अपनी कविता में जो हम आसपास देखते नहीं, एग्जिस्ट नहीं है, या आउट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे सोल, आत्मा, डेथ, मौत ना, ये सब कल्पना से परे है, आउट ऑफ द वर्ल्ड ना। तो इन चीज़ों का वर्णन जो है शुरुआत किया था वो कवि था जॉन डन, इसलिए जॉन डन को कहा जाता है मेटाफिजिकल पोइट्री का फादर। ठीक है, और उसकी कविता आप लोग पढ़े हैं इंटर में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ना। उनकी बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें आप देखिएगा उसमें मेटाफिजिकल जो है उसकी बू आएगी, गंध आएगी, आपको भरा रहेगा उसमें। तो मेटाफिजिकल कवि में देखिए कौन कौन सा नाम आता है। एक फादर का ही लिख लीजिए, जॉन डन। ठीक है, अब चलिए आपका फादर में एक और क्वेश्चन बन गया कि मेटाफिजिकल जो पोइट्री है उसके फादर कौन है, तो जॉन डन है, याद रखिएगा। दूसरा आता है जॉर्ज हर्बर्ट। 3 में आता है क्रैसो। 4 में आता है हेनरी वॉन। एंड्रयू मार्वेल। अब देखिए जॉन डन साहब जो फादर है मेटाफिजिकल कविता
पोइट्री के जॉर्ज हर्बर्ट है, क्रेसो है, हेनरी वॉन है, एंड्रयू मार्वेल है, ठीक है। ये नाम जो है आपका मेटाफिजिकल जो है पोइट्री पोइट्स में आता है। तो 3 कहा है मैंने, 5 आपको बता दिए, 5 ही जो है ये पाँचों को कहा जाता है मेटाफिजिकल जो है पोइट्स, ठीक है। ये पाँचों का नाम याद कर लीजिएगा, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, क्रेसो, हेनरी वॉन, एंड्रयू मार्वेल, ठीक है। ये पांचों का नाम याद कर लीजिएगा, मेटाफिजिकल में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला देख लेते हैं एक और इसमें, नेम आउट एनी 5 इंग्लिश नॉवेलिस्ट्स। अब देखिए, अब आपका ये क्वेश्चन हुआ, किसी 5 जो है अंग्रेजी उपन्यासकार के नाम बतावें, नॉवेलिस्ट्स, ठीक है, जो नॉवेल लिखता है, उपन्यास लिखता है, लॉन्ग कहानी स्टोरी होती है। तो उसमें देखिए किसका किसका नाम आता है नॉवेल में, नॉवेलिस्ट में। आप नाम लिखिए, रिचर्डसन, आप लिखिए हेनरी फील्डिंग, जो फादर भी हैं। आप नाम लिखिए चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है। आप नाम लिखिए एने ब्रॉन्टी, आप नाम लिखिए चार्लोटी ब्रॉन्टी, आप नाम लिखिए एमिली ब्रॉन्टी, ठीक है। देखिए आप नाम लिख दीजिए D.H. लॉरेंस साहब को, ठीक है। देखिए 5 है, मैंने 7 लिख दिया है। तो अंग्रेजी नॉवलिस्ट जो है उपन्यासकार, उसमें रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, चार्ल्स डिकेंस, एने ब्रॉन्टी, चार्लोटी ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी, D.H. लॉरेंस, ये सब शुद्ध जो है इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। इन्होंने नॉवेल सिर्फ लिखा है, ठीक है। तो चलिए, एक आपने जाना मेटाफिजिकल पोइट्स, मेटाफिजिकल कवि कौन है, और नॉवेलिस्ट का नाम, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। चलिए बुआ आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, या राइट द नेम ऑफ एनी 5 इंग्लिश पोइट्स। अब देखिए, नॉवेलिस्ट जाना, ड्रामाटिस्ट जाना, ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स जाना, मेटाफिजिकल पोइट्स जाना। अब सीधे आपका क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ एनी 5 इंग्लिश पोइट्स, यानी किन्हीं 5 अंग्रेजी कवि का नाम लिखें। अब इसमें सिर्फ आपको 5 कवि का नाम लिखना है, ठीक है, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुआ सिर्फ नाम ईस्वी यही सब भरा हुआ है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश पोइट्स में देखिए नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, पी.बी. शेली,
एस.टी. कॉलरीज, लॉर्ड बायरन। पोइट्स में आपको धड़ल्ले से बहुत सारा नाम मिल जाएगा ना, कभी में ज़्यादा नाम आता है। विलियम ब्लैक है ना, टी.एस. एलियट साहब हैं। तो पोइट में बहुत सारे नाम आते हैं, तो मुख्यतः आपको इनका नाम याद रखना है। पोइट में विलियम, ये शुद्ध जो है, विशुद्ध जो है, ये सिर्फ पोइट्स ही, सिर्फ इन्होंने कविता ही लिखा है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है, जॉन किट्स, पी.बी. शेल्ली, एस.टी. कॉलरीज, लॉर्ड बायरन, विलियम ब्लैक, टी.एस. एलियट। जिसमें इन्होंने अपने जॉन किट्स की भी कविता पढ़ी ना, आप विलियम ब्लैक का भी पढ़ा, टी.एस. एलियट का भी पढ़ना है आपको, +2 में पढ़ाएंगे, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो ये पोइट का सिर्फ जो है इंग्लिश पोइट का नाम, इसको आपको नाम लिखना है। आगे देखिए, नेम आउट एनी 3 मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स, या कभी कभी आपको रहेगा 20th सेंचुरी, ठीक है। यानी मॉडर्न इंग्लिश पोइट आपको 20th सेंचुरी, 20वीं सदी यानी आधुनिक युग जो है ना, 20वीं सदी, उनको 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। तो उस युग के ही आपको तीनों कवि का नाम लिखना है, उससे पहले का नहीं। सिर्फ मॉडर्न में जो है 20th सेंचुरी में उसी का नाम लिखना है, उससे पहले जो कवि हैं उसका नाम नहीं लिखना है, इसलिए मॉडर्न जुड़ गया, ठीक है। कभी कभी 20th सेंचुरी करके दे तो सिर्फ उन्हीं का नाम लिखना है जो 20वीं सदी के हैं, ठीक है। तो उसमें आप नाम लिख दीजिएगा रूपर्ट ब्रुक, उसमें आप नाम लिख दीजिएगा वाल्टर डी ला मेयर, आपने इनकी कविता एपिटाफ पढ़ी थी। टी.एस. एलियट साहब हैं, W.B. इट्स हैं, ठीक है। तो ये शुद्ध जो है मॉडर्न इंग्लिश पोइट हैं, यानी 20th सेंचुरी से ये लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न एज के जो है उन्हीं का नाम आपको लिखना है, ठीक है। इसमें आप ये सब नाम कभी का नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न के पहले का है, ठीक है, यानी 18वीं 19वीं सदी के। तो मॉडर्न में आपको यही नाम जो है ध्यान में रखना है, रूपर्ट ब्रुक का, वाल्टर डी ला मेयर, टी.एस. एलियट, W.B. इट्स, ठीक है। तो ये आपका था 5 इंग्लिश पोइट्स और एक था मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स, ठीक है। नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए, वो अब आगे देखिए कि क्वेश्चन रहेगा आपको, राइट द नेम ऑफ एनी 5 इंडियन इंग्लिश राइटर्स। अब देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश राइटर तो है ही, उसके पहले इंडियन लगा हुआ है, ठीक है। याद रखिए, इंडियन जब भी लगा हो तो समझ जाइएगा कि वैसे लेखक, वैसे राइटर जो इंडिया में पैदा लिया, इंडिया का रहने वाला है, इंडिया का उसका मूल निवास स्थान है और लिखा अंग्रेजी में, तो उन्हीं का नाम आपको लिखना है, ठीक है। आप कितना ही अंग्रेजी क्यों न पढ़ लें, लिख लें, अंग्रेजी नॉवेल, ड्रामा, कुछ भी, आप जो है शेक्सपियर के जगह पे नहीं जा सकते हैं। यानी इंग्लिश कभी राइटर जो है आप नहीं कहलाइएगा, आपके नाम के पहले इंडियन लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अब वैसे नाम बताने हैं जो भारतीय मूल के अंग्रेजी राइटर हैं, यानी हैं भारतीय लेकिन लिखा अंग्रेजी में, उनका नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो इसलिए इंडियन इंग्लिश राइटर्स है। तो इसमें देखिए नाम किनका किनका आता है, जो है इंडियन लिखा अंग्रेजी में, ठीक है। तो शुरुआती वाला देखिए नाम आता है मुल्क राज आनंद, ये लोग साउथ इंडियन हैं। राजा राव,
आर के नारायण, ठीक है, एम के गांधी, पीटी नेहरू, कमला दास, विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिरी, KKN दारूवाला, सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, मनोहर माल गांवकर। अब ढेर सारा जो है जो इंडियन है, ठीक है, जो भारत में पैदा लिया, भारत का रहने वाला है, लेकिन लिखा अंग्रेजी में, तो उसी को कहा जाता है इंडियन इंग्लिश राइटर। ये नाम आपका इंडियन है, आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। कई तो आपको पढ़ना भी है सिलेबस में, गांधी जी का ना, KKN दारूवाला को पढ़ना है ना। तो मुल्क राज आनंद, राजा राव, आर के नारायण, एम के गांधी, पीटी नेहरू, कमला दास, विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिरी, KKN दारूवाला, एस नायडू, सरोजनी नायडू, तोरू दत्त और मनोहर माल गांवकर, ठीक है। एक और देख लीजिए, आज का डोज काफ़ी हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको बराबर जो है इसको 3 साल लगातार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, और इसको याद ही आप कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा कि द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ड्रामा, यानी ये एक शब्द जो है ड्रामा, ठीक है, ड्रामा शब्द जो है, इसका नाटक होता है, इसका ओरिजिन क्या है, यानी इसका मूल जो है, इस शब्द कहाँ से आया है, आपको ये बताना है। इसको 3 साल लगातार ऑब्जेक्टिव में पूछा है इसको कि ड्रामा का मूल जो है, वर्ड का ओरिजिन क्या है। तो याद रखिएगा, ये शब्द जो है यूनान का है, तो इसको याद रखिएगा ग्रीक, ठीक है, यूनान को ग्रीक कहते हैं, वहाँ के लैंग्वेज को। तो ये वर्ड जो ड्रामा है, इसका ओरिजिन ग्रीक है, यानी ग्रीक से है, यूनान से है, ठीक है। इसका सीधे आंसर ग्रीक होगा, ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो आज आपने देखा इस वीडियो में स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ना, और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आपको बताएंगे, जिसमें ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश, क्या कहते हैं उसको, मिडिल इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। आपको हम बताएंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या अंतर है, भारत में कैसा इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश कैसा है, भारत में अंग्रेजी का फ्यूचर कैसा है, ठीक है। वो सब लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबरिया हम पूछेगा, ठीक है। तो उसको हम बड़े ही नोट्स लिखाते हुए जो है आंसर हम आपको बताएंगे डिटेल में, ठीक है। तो आई होप आप लोग आज का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट घर पे बैठ के जो है जैसा माहौल है निगेटिविटी का, उसमें सोचता है कि मैंने कई स्टूडेंट के मुंह से सुना ऐसा कहते हुए, कोई कह रहा है मैं गरीब हूँ, मेरा हाइट छोटा है, मेरा रंग काला है ना, मैं विकलांग हूँ उंगली से या टांग से। देखिए बहानेबाजी जो है, यानी कहने का मतलब ये, किसी फिलोसोफर ने कहा था कि यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट मैन हैव डन बिफोर ना, यानी जो आदमी इस धरती पे कर चुका है पहले, ठीक है, उस काम को आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं जो इंसान ने किया है इस धरती पे, ठीक है। बहानेबाजी जो है, कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको छोटी सी स्टोरी जापान का बताता हूँ कि कमजोरी जो है उसको आप ताकत बना लीजिए, कमजोरी से लोग भागते हैं कि दूर हमसे नहीं काम होगा, नहीं, कमजोरी को ताकत बनाइए। एक लड़का, जॉन नाम का लड़का जो था, वो हकलाता था, ठीक से बोल नहीं पाता था,
और काम के लिए जो है उसको दिया गया बाइबल बेचने के लिए, तुम बाइबल बेचो। अब बताइए, हकलाता था और बाइबल कैसे बेचेगा, ठीक है। तो वो हर एक घर के जो है डोर पर जाके दरवाजे तक और उसको बोलता, जब दरवाज़ा खटखटाता तो जो निकलते व्यक्ति, तो इसको देखिए वो बाइबल जो ले लो कैसे बोलता, बा 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 बाइबल, यानी बाइबल शब्द को बोलने के उसको 5 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, ले लो। अब वो कहता कि नहीं मुझे नहीं लेना है बाइबल, जो व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे नहीं लेना है बाइबल, तो ये लड़का जॉन जो है क्या कहता कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आप सुनिए बैठ के। तो कस्टमर ये सोचता कि बाइबल बोलने में 5 मिनट लगाता है, अब पूरा बाइबल पढ़ के सुनाएगा तो कम से कम 1 साल लग जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि तुम मुझे बाइबल दे दो। तो इसलिए वो बाइबल जो है उसे ले लेता। तो इस तरह से जो है उसका बाइबल दनादन बिकने लगा, ठीक है। देखिए वो हकलाता ज़रूर था, लेकिन उसकी कमजोरी जो थी हकलाने की, उसको ताकत बना लिया, ठीक है, और बाइबल अच्छा सेल करने लगा। यानी वो कहता कि अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो मेरा बाइबल हम पढ़ते हैं, आप सुनिए। तो सोचता कि पढ़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा है ले ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उसने हकलाने का जो अपनी ताकत बना लिया ना। कभी आप ऐसा एथलीट के बारे में पढ़े होंगे जिसका टांग टूट गया, एक टांग नहीं था, फिर भी अच्छा जो है रेस को जो है उन्होंने जीता ना। बहुत सारे जिसका हाइट छोटा है वो बहुत मुकाम पे पहुंचा, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा। तो ये बहानेबाजी जो है, गरीबी, रंग काला है ना, हाइट छोटा है, हकलाते हैं, ये सब बहानेबाजी मत कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं जो इस धरती पे इंसान ने पहले किया है, ठीक है। इसको प्रेरणा बनाइए, इंस्पिरेशनल जो है ऐसा ऐसा स्टोरी पढ़िए, महात्माओं को पढ़िए, ठीक है, और तब जो है आप आगे बढ़िए जीवन में, ठीक है। शिक्षा जो है का मतलब ये नहीं कि आप पैसा सिर्फ कमाइए, शिक्षा का मतलब ये है कि मेंटली, मानसिक, फिजिकली, शारीरिक और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक, तीनों का विकास होना चाहिए। तब देखिए आप जीवन आपका आनंदमय लगेगा, कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं यूपीएस एकेडमी के सारे टीम के साथ जो है की तरफ से आपके पूरे फैमिली के जो है मेंबर्स को आपकी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू।